नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बहुत से मुद्दों पे बातचीत होती है और आज हमारे साथ फिर एक बार हमें जॉइन किया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब, जो कि इंडिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो कि भारत अपने आप को भारतीय समझते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए, आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। बहुत धन्यवाद है आपका और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे आऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर कि आप हमारी ऑडियंस के लिए हर दिन टाइम निकालते हैं जब भी बहुत से मसलों पे बातचीत होती है और जितने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे होते हैं उनको हम भरपूर तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। सर, पहला सवाल तो बहुत से मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनका फर्स्ट विजिट है आज ग्रीस में और आप भी जानते हैं किस तरीके से उनकी शानदार वहां पे वेलकम किया गया है, किस तरीके से उनकी शानदार एंट्री हुई है। सबसे पहले उस पे बातचीत करना चाहेंगे। उस पे आप क्या कहना चाहोगे? चूंकि ग्रीस के प्रेसिडेंट ने, वहां के लोगों ने वो भारत माता के नाम से वो जय हिंद के नारे वहां पे लग रहे थे, हरे कृष्णा के नारे वहां पे लग रहे थे और प्रधानमंत्री को वहां पे किस काबिल इज्जत मिली, किस काबिल वहां पे रिस्पेक्ट मिली, वो तो आपने देख ही लिया होगा। आपने वीडियोस में, आपने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा। सर, आपसे जानेंगे कैसा लगा आपको? आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत शुक्रिया फायका। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो जो है वो मोदी जी को उन्होंने ग्रैंड जो उनका ऑर्डर है, जो सबसे बड़ा उनका मेडल है वो दिया है, उसको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर या इस तरह से उसका नाम है, वो दिया है। और जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि 40 साल में ये किसी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर का पहला विजिट है ग्रीस का, तो ये एक अलहदा हुँ, से ये सिग्निफिकेंस है। फिर हुँ, मोदी जी ने वहां पे ये जाकर कहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ बिजनेस, ट्रेड और डिफेंस जो है अ, उसके हवाले से ये देखने के हम आपस में कैसे कोऑपरेट कर सकते हुँ, हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब ये कहा करता था कि अखंड भारत जो है वो बनेगा, तो हुँ, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग समझते भी नहीं थे। कोई कहता था जी जंग होगी तो कैसे जंग कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा ये समझाने की कोशिश की कि आज के दौर में अखंड भारत की जो शक्ल होगी वो कुछ और होगी। और अगर आप समझने की कोशिश अगर आप करें, मतलब अगर आप बायस ना हो, तासुब ना करें और जेन्युइनली साइंटिफिक बुनियादों पे आप सोचें, तो ये जो मिस्र का दौरा हुआ वहां पे भी बहुत उनका स्वागत था। ये जो अब यहाँ का दौरा हुआ है ग्रीस का और बाकी जो मुल्कों के दौरे हुए हैं, ये जो बिजनेस रिलेशनशिप बन रहा है हमारा, ये जो ट्रेड का रिलेशनशिप बन रहा है, ये जो डिफेंस का रिलेशनशिप बन रहा है, ये अखंड भारत की नई शक्ल उभर रही है। अभी हुँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, लेकिन याद रखिए हुँ, कि आने वाले सालों में ये, जैसे अब ब्रिक्स है, अब ब्रिक्स प्लस जी, बन रहा है, जिसमें हुँ, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया, इरिट्रिया तक, इथोपिया तक जो है ये मुल्क उसमें शामिल किए जा रहे हैं। ब्रिक्स प्लस बन रहे हैं। हुँ, और आप ये भी जी, देखें कि शी जिनपिंग ने तकरीर नहीं की, उसके उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजे पे रोक लिया, अंदर ही नहीं आने दिया। हुँ, वो अकेला चल के आया रेड कारपेट। बिल्कुल, जबकि मोदी साहब के साथ सूरत हाल डिफरेंट है। और शी जिनपिंग को भी ब्रिक्स की मीटिंग में साइड पे ले जाके मोदी जी के साथ बात करनी पड़ी कि हम ये जो बॉर्डर टेंशन है इसको कैसे कम करें, हम दोस्ती कैसे करें। कम यानी अब करें? चीन, ये जरूरत चीन महसूस कर रहा है कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये जो एंटेगनिज्म है चाइना और भारत के दरमियान, इसको रिजॉल्व होना चाहिए। और इसमें जो ये मुल्क शामिल है ये अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने वहां पे रोका इनको। उन्होंने कहा पहले आप ये तय करें कि इसकी मोडेलिटीज क्या होंगी, एवरेज एक रखें आप जीडीपी के, ये जीडीपी अचीव करने वाली इकोनॉमीज ही ब्रिक्स में शामिल होंगी। तो अब ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स प्लस के बाद ये तकरीबन जो 9 बड़े मुल्क हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से 6 मुल्क बड़े जो है वो तो आगे ब्रिक्स में। इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 4 बिलियन के करीब जा रही है।
ब्रिक्स प्लस की। फिर जो हुँ, पूरी दुनिया का जीडीपी है, 30% जीडीपी तो खाली ब्रिक्स प्लस का होगा। इसमें लीडर कौन उभर रहा है? हुँ, चाइना तो नहीं उभर रहा। चाइना तो डिक्लाइन में बिल्कुल, है, उसकी इकोनॉमी डिक्लाइन में है। बिल्कुल। गूगल पे चेक कर लें आप सब, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। हिंदुस्तान जो है वो उभरती हुई ताकत है इस हुँ, वक्त। सिर्फ जो सूरज उभर रहा है, टच वुड, वो भारत है जो वो सूरज उभर रहा है। बाकी हुँ, किसी का सूरज ग्रहण हो चुका है, किसी का सूरज गुरूब हो रहा है। जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका $33 ट्रिलियन का मकरूज है, कर्जा है उस पर चढ़ा हुआ। इसी तरह चाइना जो है, उसकी इकोनॉमी बस्ट हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी ने जो फार्मूला अपनाया है वो कामयाब हो गया है। अब वो फार्मूला क्या है? देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो कंज्यूमर इकोनॉमी बन चुकी है, वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। कितनी चीजें आप हुँ, बाजार में जाएं तो आपको मिलेंगी मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएसए, हुँ, एक भी नहीं। हुँ, मैं गारंटी करता हूं, दिल्ली छान मारे, श्रीनगर छान मारे, इक्का दुक्का कोई चीज अगर होगी अमेरिकन कॉफी या कोई चीज ऐसी, तो या चॉकलेट मेड इन अमेरिका, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका वाइप आउट हो गया। वो बिल्कुल। सिर्फ कंज्यूमर सोसाइटी है। इसी तरह से आप चाइना को देखें, तो चाइना ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया वो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अंदाजे दिगर, मैं ये लफ्ज काफी इस्तेमाल करता हूँ, फ्रेज अंदाजे दिगर, इसका मतलब होता है इन अनदर वर्ड्स, हुँ, इन अनदर फॉर्म। हुँ, अंदाजे दिगर जो है वो चाइना डिपेंडेंट हो गया वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, कि अगर एग्ज़ैक्टली। दुनिया उनकी प्रोडक्ट खरीदेगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब हुँ, जो कोविड के बाद का जो और उस पीरियड का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसमें ये जो यूरोप है या अमेरिका है, यहाँ पे लोगों की कुव्वत खरीद गिर गई। जैसे ही कोविड हटा, लोगों ने रेस्टोरेंट्स में हॉलीडेज करने शुरू कर दिए, रेस्टोरेंट्स में जाके बैठना शुरू कर दिया, पार्टी शुरू कर दी। तो उन्होंने, उनकी जो प्रायोरिटी थी स्पेंडिंग की, वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी खरीदने, यानी लैपटॉप, आईफोन, ये वो इस तरह की चीजें खरीदने से हट के, तो वो स्पेंडिंग पे आ गई इन रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एंड एंजॉयिंग एंड हैविंग दिस गोइंग ऑन हॉलीडेज। तो वो बैठ गया। हिंदुस्तान क्यों आगे जा रहा है? सिंपल रीजन, बिल्कुल। हिंदुस्तान सर ने सिर्फ हुँ, ये किया कि मैन्युफैक्चरिंग भी की है, और इतनी बड़ी जो उसकी मार्केट है उसमें खपत उसमें की है। लिहाजा वो एक बैलेंस है, जो बनता है वो अपनी ही मंडी में ही सारा बिक जाता है, जो बाकी है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये चलेगा बिल्कुल, मॉडल अभी आगे। और जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला कि जैसे पूरी दुनिया इस टाइम पे देख रही है कि भारत जो है उभरता हुआ सूरज है, भारत जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कहीं न कहीं चाइना भी जो है भारत के आगे घुटने टेक रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आए दिन भारत के नाम पे प्रोपेगेंडे चलते हैं, चाहे वो चंद्रयान 3 को लेकर के ही क्यों ना हो। चंद्रयान 3 को लेकर के ही पाकिस्तान में जो बम फूटा है वो देखने के काबिल है। लेकिन सर चाइना भी अब भारत के आगे घुटने टेक रहा है। शी जिनपिंग ने भी जो है प्रधानमंत्री के साथ बात करने की कोशिश की है। वहाँ पे उनको ये बताया है कि जितने भी बॉर्डर टेंशन्स हैं वो दूर किए जाए। सर आप पाकिस्तान का फ्यूचर इस नज़रिए से कैसे देखते हैं? चूँकि आज तक जो है पाकिस्तान ये दावा करता आया है कि हमारा जो चाइना है उनके साथ हमें कई अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन अब चाइना भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा इन फ्यूचर टाइम्स। कैसे फ्यूचर देख रहे हैं आप? कैसा आप मुस्तकबिल देख रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान और चाइना के अच्छे रिलेशंस जो है, वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हुँ। कि आईसीयू होता है ना, हॉस्पिटल में आईसीयू, जी। पता है आप, जी, जी, इंटेंसिव जी। केयर यूनिट, जहां मरे हुए, हुँ। मरने वाले मरीज को पहुंचाया जाता है, जिसकी जिंदगी बहुत खतरे में होती है। एग्ज़ैक्टली। वो वार्ड में उसको बिल्कुल, नहीं रखा बिल्कुल। जा सकता, इमरजेंसी केयर। उसको इंटेंसिव केयर हुँ, में रखा जाता है। इंटेंसिव केयर का मतलब होता है कि 24 घंटे और हर लम्हा उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और उसके हुँ, मुताबिक उसको दवाई दी जा रही है, या कोई हुँ, दवाई चेंज की जा रही है, राइट। हुँ। तो वहां पे भी जो मरने वाला मरीज आईसीयू में होता है, रेस्पिरेटर लगे होते हैं, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, उसके साथ नर्सों के और डॉक्टर के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। बिल्कुल।
तो बड़ा ख्याल करते हैं उसका, तो जान लड़ा देते हैं उसको बचाने पे। तल्लुकात तो उनके भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो अच्छे तल्लुकात जो आईसीयू में डॉक्टर और मरीज के दरमियान होते हैं, क्या वो इस बात की गारंटी होते हैं कि ये मरीज बच जाएगा? कतई नहीं, कतई नहीं। यही तल्लुकात है पाकिस्तान की और चाइना की। चाइना की हम्म। कोशिश है किसी तरीके से पाकिस्तान जुग्राफियाई तौर पर ना टूटे, क्योंकि सी पैक का रास्ता गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से जा रहा है गवादर। और दूसरा हम्म। उनका यह है कि इकोनॉमिकली भी ना टूटे, क्योंकि इतना कर्जा दे चुके हैं वो पाकिस्तान को, वो कहां से आएगा अगर पाकिस्तान खत्म हो गया? बिल्कुल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है पाकिस्तान में इस वक्त। मैं हमेशा कहता रहा हूं, लोग जो कि क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है, मैं हमेशा कहता था अनारकी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी तंजीम, कोई ऐसी सियासी इनकलाबी तंजीम, कोई ऐसी सियासी इनकलाबी कौमी तंजीम, कोई ऐसी सियासी इनकलाबी कौमी अवामी तंजीम मौजूद नहीं है जो लोगों के गम गुस्से को किसी बड़े इनकलाब और बड़ी तब्दीली की तरफ लेके जा सके। लिहाजा पाकिस्तान में बिल्कुल। अनारकी होगी। ऑलरेडी पाकिस्तान में जो बिजली के मीटर काटने के लिए लोग जा रहे हैं कराची में, फैसलाबाद में, उनको मोहल्ले वाले मार मार के भगा रहे हैं। ऑलरेडी कल गुज्जर खान में बिजली के बिल जलाए गए, जो रावलपिंडी से तकरीबन आधे पौने घंटे के रास्ते पे शहर है, बड़ा अहम शहर है। वहां पे लोगों ने बिजली के बिल आज जला दिए। कराची में लोग मुजाहरे कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में लोग जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं बिजली के बिलों के खिलाफ। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए के बिजली के बिलों को आग लगा दिए लोगों ने, आज भी कर रहे हैं। 31 तारीख को पीओजे के पूरा बंद होने जा रहा है। और अब ये क्या कर रहे हैं? ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ चमत्कार ऐसा करें पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाले कि लोगों का ध्यान भट जाए, लोग खौफजदा हो जाए। लिहाजा इन्होंने क्रिश्चियनों पे हमला करवा दिया जड़ावाला में, 40 चर्च जला दिए, 200 से ज्यादा लोगों के घर जला दिए। लेकिन बात वहां भी नहीं बनी। तो फिर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में, 4 दिन हो गए, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान कोशिश पूरी कर रहा है अपनी तंजीमों के जरिए, जो रिलीजियस तंजीमें हैं, कि वहां शियों के साथ फसाद करवा के शिया सुन्नी फसाद करवाया जाए। जबकि पिछले तकरीबन 15 साल से और शिया सुन्नी जो टेंशन थी उसको वहां की इनकलाबी इनकलाबी नहीं, अवामी एक्शन कमेटी ने बैठ के सुलझाया है और सुन्नी और शिया दोनों को इकट्ठा किया है कि वो इकोनॉमिक इश्यूज और जो पाकिस्तान जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और कल गिलगित बल्तिस्तान में हजारों लोगों ने खरमंग में, स्कर्दू में और शगर में मुजाहरे किए, टायर जलाए, क्योंकि इन्होंने जो शिया वहां के लीडर हैं, उनका नाम है बाकर अल हुसैनी, आगा बाकर अल हुसैनी, उनके खिलाफ एफआईआर कटवाई है उसके खिलाफ। तो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कम्युनल राइट्स हो पाकिस्तान में, ताकि लोग जो हुकूमत की तरफ और फौज से नफरत जो है उसको उसी तरह गर्क करें जैसे पार्टीशन करा के अंग्रेजों ने अपने खिलाफ जो गुस्सा था और नफरत थी उसको हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा के उसको उधर डाइवर्ट किया और खुद पतली गली से निकल गए यहाँ। जी। जी सर। जी, पाकिस्तान तो ये बहुत घिनौने काम कई सदियों से करता आ रहा है सर, ये तो कोई नई बात नहीं है। हर दिन जो है आप हमें नई कहानियाँ सुनाते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी आप हमें सुना चुके हैं। सर आखिर पर आपसे जानेंगे, चूँकि आप भी जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है बहुत बड़ी सक्सेस थी इंडिया के लिए, और इंडिया की ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जो साउथ पोल पर पहुँच चुकी थी। वर्ल्ड में जश्न मनाया गया, वर्ल्ड में भारत को मुबारकबादी दी गई। लेकिन वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की अवाम की बात करें, तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स देख रही थी, वहाँ पे पाकिस्तानी अवाम अवाम से सवाल किया जाता है, वहाँ पे पब्लिक लोकल पब्लिक से सवाल किया जाता है कि भारत तो चाँद पे पहुँच गया, लेकिन हम स्टिल कश्मीर, भारत और इंडिया के नारे लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें अपने नेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ से जवाब आता है कि हम लोग तो पहले से ही चाँद पे हैं। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है पाकिस्तानी सच में ही चाँद पे है कि नहीं? नहीं, वो कहते हैं ना, एक इंटरव्यू में देख रहा था तो उसमें वो कहता है हम चांद पे रह रहे हैं। वो पूछता है वो कैसे, वो कहता है चांद पे बिजली है, कहता है नहीं। चांद पे आटा है, वो कहता है नहीं। चांद पे जो है वो, पूछता है ऐसे, वो कहता है नहीं। वो कहता है तो फिर ये चांद ही है, यहाँ पे भी ये सोचते नहीं है। और ये तो एक लाइटर नोट में बात है, लेकिन देखिए बात ये है
चाँद पे जो भारत का पहुँचना है, ये 1969 में जब गालिबन ये अमेरिका नील आर्मस्ट्रांग वगैरह के बारे में कहा जाता है कि ये भी चाँद पे गए थे, उन्होंने कदम रखा था, उसके बाद का सबसे बड़ा दुनिया का तारीख का वाक़या। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये आज तक के हमारा जो इतिहास है दुनिया का, सिविलाइजेशन का, जो 10 लाख साल का इतिहास है, उसमें ये एक आज की सबसे बड़ी लीप है। एक फिल्म है ओडिसी 2001, ये स्टैनली कुब्रिक की फिल्म है। अगर आप वो फिल्म देखें तो उसमें उसने दिखाया है कि वो अ, इंसान से पहले की जो कैफियत थी, जैसे ये चिंपैंजी टाइप थे, होमोसेपियंस और इनके बीच में, तो वो अब दिखाना चाहता है ट्रांजिशन। तो वो लड़ पड़ते हैं आपस में सारे बनमानस और ये, तो वो हड्डी उठाता है और हड्डी ऐसे फेंकता है, तो दूसरा भी हड्डी उठाता है ऐसे फेंकता है, तो वो हड्डी ऊपर चली जाती है आसमान में। अब वो स्टैनली कुब्रिक उस फिल्म में दिखाता है कि वो हड्डी ऐसे घूमते 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 नीचे आई और फिर वो स्पेसशिप बन जाती, तो वो उसको हम कहते हैं एलिप्सिस। हुँ, तो सिनेमा सिनेमा में हुँ, इससे बड़ा एलिप्सिस, यानी जब आप एक टाइम से दूसरे टाइम में दिखाना चाहते हैं क्रॉस ओवर, तो इस तरह की आप चीजें करते हैं। जैसे एक बच्चा दिखाते हैं कि भाग रहा है और फिर भागते 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 उसको दिखाते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो गया है। ये पुरानी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, उसको एलिप्सिस कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा एलिप्सिस उसने अपनी फिल्म में दिखाया। तो इसकी उससे कम अहमियत नहीं है। देखिए उसकी वजह ये है कि चांद पे बिलियंस ऑफ टन की आइस है और हर रोज वो उस आइस को अगर प्रोसेस कर लें तो चांद पे ऐसा स्टेशन बन सकता है, इंडिया बना सकता है, जहां से हर रोज अगर 20 भी भेजे ना आप सैटेलाइट्स दुनिया में आगे की जो है प्लैनेट्स को डिस्कवर करने के लिए, तो 100 साल तक भेज सकते हैं आप डेली 20 मिशन। इतना वहां पे आइस है और अभी हुँ, पता नहीं क्या क्या है। तो अब इसको अब मेरे ख्याल है सितंबर में या दिसंबर में इंडिया अब स्पेस में साइंटिस्ट भेजेगा। ये प्रैक्टिस हो रही है अब चांद पे इंसान उतारने की दोबारा। और अब जाहिर है कि टेंशन इनको ये पड़ गई है कि ये तो जो जहां जिस जमीन पे पहले पहुंच जाता है फिर वही मालिक भी होता है उसका। अब साउथ पोल जो है, ये पूरे का पूरा साउथ पोल जो है, ये तो अब भारत की सरजमीन ही समझ लें, भारत की मलकियत है। दिस इज द प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो भारत के पास है और किसी और को मेरा ख्याल है वहां पे भारत की इजाजत के बगैर उतरना भी नहीं चाहिए। तो अब तो ये हम यहाँ पहुंच गए हैं कि इसको हमने लॉन्चिंग पैड बनाना है दूसरे दुनिया ढूंढने के लिए। और पाकिस्तान ने भी बनाया बिल्कुल। लॉन्चिंग पैड, पता है आपको? पाकिस्तान ने भी लॉन्चिंग पैड बनाए टेररिस्टों के लिए, जहां से कश्मीर में घुसपैठ कराते हैं, वो उसको लॉन्च पैड कहते हैं। मेरा ख्याल है वो लॉन्च पैड का मतलब नहीं बिल्कुल, समझे। लॉन्च पैड वो है जो अब मोदी, और मोदी जी ने कह दिया है आज, उन्होंने कहा है कि जो दूसरी बार मोदी जी को बने प्रधानमंत्री, तो भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे ले आए एज वर्ल्ड पावर। उन्होंने कहा कि तीसरे दफा जब मैं आऊंगा इलेक्शन जीत के, तो उन्होंने कहा ऐसे छाती ठोक के कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि भारत जो है ये तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा इकोनॉमिक पावर। तो अभी बस ये बिल्कुल, देखना है कि जिस स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या बिल्कुल, भारत की जनता तैयार है उस स्पीड से दौड़ने के लिए, क्योंकि बिल्कुल। अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हम सबको। बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता या भारतीय लोग आपने इसरो की एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि उन्होंने जो है अपनी तालीम जो है भारत में ही हासिल की थी, बगैर किसी गैर ममालिक से तालीम हासिल करने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में तालीम हासिल की और आज देखिए इसरो ने जो है नासा को भी पीछे छोड़ दिया। ये एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि इंडियंस कितने ज़्यादा टैलेंटेड है और इंडियंस किस कदर मेहनती है, किस कदर हार्ड वर्किंग है और किस कदर डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर फील्ड। और सर आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना
चाहूँगी कि आपने रियलिटी बोली और आपने बहुत सारे फैक्ट से हमारे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पे उनको आगाह कराया। फिर ऐसे ही मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।